नमस्कार नमस्कार दोस्तों। दिस इज अगेन सी ए नितिन कन्वर। कल मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था इन रिलेशन टू 43BH। अगेन फैक्ट बेस्ड स्टडी मैंने बताया था और मैं आपको बार बार इस बात की ताकीद कर रहा हूं कि सर मेरे जितने भी सॉल्यूशन है ऑल आर लीगल सॉल्यूशन। पर हर लीगल सॉल्यूशन के लिए आपके फैक्ट सब अलग अलग होंगे। आपको फैक्ट चेक करके बताना पड़ेगा कि आपका वो सॉल्यूशन एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। नाउ लेट अस कम टू सॉल्यूशन नंबर 2। सर टेक माय वर्ड्स, सर इस सॉल्यूशन में ये बात मुझे मार्च में समझ में आ गई थी कि सर डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी गलती हो गई एक्ट के अंदर। और क्योंकि मैं नॉर्मली 43BH को और दो दो सेक्शन है, एक टीडीएस और इंपोर्ट्स और एक 43BH, मैं इस सेक्शन को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है ये दोनों सेक्शन कहीं ना कहीं हमारी देश की तरक्की से जुड़े हुए हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये दोनों सेक्शन को गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ साथ हर प्रोफेशनल को, हर बिजनेसमैन को, हर ट्रेडर को, हर व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड वेयर टीडीएस एंड इंपोर्ट्स इज कंसर्न, जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सर टीडीएस एंड इंपोर्ट्स इन रिलेशन टू कि आज की डेट में मेक इन इंडिया की बात कर रही है गवर्नमेंट। नाउ लेट अस कम टू सॉल्यूशन नंबर 2। नाउ मैंने जब आपको सॉल्यूशन 1 बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सर 1983 से 84 से बराबर 83 से पहले सर 43 भी नहीं था। तो होता क्या था, व्हाट हैपेंड, सर नॉर्मली लोग क्या करते थे सर, चाहे वो पीएफ की लायबिलिटी हो, चाहे इनकम टैक्स तो लगता नहीं है, सेल टैक्स की लायबिलिटी हो, एक्साइज की लायबिलिटी हो, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की लायबिलिटी हो, फिर वो टैक्सेस या फीस की लायबिलिटी हो, तो गवर्नमेंट व्यक्ति जो भी क्लाइंट था, वो जो एसएससी था, वो सर पेमेंट तो करता नहीं था रेलिवेंट स्टैट्यूट के अंदर। पर होता क्या था, वो साथ के साथ क्या करता था सर, वो एक तरफ तो खर्चा क्लेम करता था और साथ के साथ पेबल भी खड़ा कर देता था। तो मैटर वेंट टू वेरियस हाई कोर्ट्स, जहां पे हाई कोर्ट में रेवेन्यू ने जगह जगह बार बार आर्ग्यू किया, जहां पर उन्होंने बोला बोला काइंडली सी माय लॉर्ड कि इस व्यक्ति ने ना तो टैक्स पे किया है और ना, और उसके बावजूद ये इनकम टैक्स पे खर्चा क्लेम कर रहा है। तो सर वेरियस हाई कोर्ट हैज सेड कि मुझे आप ये बताएं दिक्कत कहां पे है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई सेल टैक्स जमा नहीं किया, एक्साइज जमा नहीं किया, तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट लगता है, प्रोसिक्यूशन होता है, वो रेलिवेंट लॉ के अंदर होगा। इनकम टैक्स सर अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम काउंटिंग कर रहे हैं तो मैचिंग कंसेप्ट पे चलता है। तो अगर उस साल का खर्चा है तो उस साल में ही खर्चा मिलेगा। विद दिस अ बार बार तो कुछ है ही नहीं। टू ओवरकम दीज ऑल दीज जजमेंट्स, सर दे ब्रॉट सेक्शन 43B। तो सेक्शन 43B लेके आए और 43B जब लेके आए तो उन्होंने क्या बोला कि भैया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल, और एक क्लॉज लिखा एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स फीस, जो आपको याद ही है। अब हुआ क्या, एक कोई जब 84 में जब ये आ गया, जब 84 में जब आ गया, तो काइंडली अप्रिशिएट, कुछ आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और है जिनका दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज चलता है, तो और नॉर्मली मैंने जितने भी सीनियर उनसे समझा है हमेशा कि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट है उसको आपको इंटरप्रेट करना है वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। यू कांट रीड, यू कांट ऐड एनीथिंग, यू कांट डिलीट एनीथिंग, आप कुछ भी अपने आप से जोड़ नहीं सकते, जो लिखा है उतना ही पढ़ना है। तो थंब रूल हमेशा सर लिटरल इंटरप्रिटेशन का है। तो काइंडली अप्रिशिएट सर, child accountant like you, CA like you have interpreted any sum payable, they said, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी सम पेबल बाय द सी। तो उन्होंने बोला इस सेक्शन को ऐसे इंटरप्रेट किया, एनी सम पेबल वर्ड लिखा हुआ सर। तो उन्होंने बोला जो सेल टैक्स की लायबिलिटी है 31 मार्च को, काइंडली अप्रिशिएट, जो सेल टैक्स की लायबिलिटी है 31 मार्च को, मैं 31 मार्च बोल रहा हूं सर, मैं 31 दिसंबर नहीं बोल रहा, 30 सितंबर नहीं बोल रहा, मैं 30 जून नहीं बोल रहा। तो 31 मार्च को उस क्वार्टर की, उस मंथ की जो सेल टैक्स लायबिलिटी है, सर एक चार्ट अकाउंटेंट ने आर्ग्यू किया कि आर्ग्यू किया कि ये तो इनकर्ड हुई है, और सेक्शन में लिखा हुआ वर्ड एनी सम पेबल। सर अमाउंट पेबल है तो 1 अप्रैल को, मैं फिर से बोल देता हूं सर, 31 मार्च का जो सेल टैक्स है वो सर इनकर्ड हुआ है, रेलेवेंट लॉ के हिसाब से सर वो पेबल है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को लायबिलिटी बनती है। तो ऐसे केस में सर देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इनकर्ड एंड पेबल, क्योंकि यहां पे वर्ड पेबल लिखा हुआ है, तो इस वजह से 31 मार्च का जो सेल टैक्स है सर वो उस पे 43B गवर नहीं हो पाएगा, डिसअलाउंस नहीं हो पाएगा। द मैटर वेंट टू हाई कोर्ट और हाई कोर्ट एक्सेप्टेड दिस व्यू। दे सेड सर सर जो आपका की थंब रूल क्या है सर, लेटर इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि वर्ड वहां पे सम पेबल है और देयर वाज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनकर्ड एंड पेबल। तो उन्होंने बोला 31 मार्च का जो सेल्टस की लायबिलिटी है वो आपकी इंकर्ड रहेगी पर पेबल नहीं हो पाएगी, 43 भी कवर नहीं हो पाएगा। अब गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो काम गलत हो गया, दैट इज नेवर बीन द इंटेंट ऑफ
ऑफ द लेजिस्लेचर, जब इन्होंने सेक्शन 43 भी लेके आए तो उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट एक्सप्रेशन 2। तो एक्सप्रेशन 2 लेके आए, काइंडली अप्रिशिएट, मैं एक्सप्रेशन 2 दिखाता हूं क्या लिखा हुआ सर, काइंडली अप्रिशिएट नाउ। बिफोर एक्सप्रेशन 2, काइंडली अप्रिशिएट एक्सप्रेशन 2, पहले मैं नीचे पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। सर एक सर्कुलर नंबर 50 है, डेटेड 1 जनवरी 1990 का, जिसने समझाया है कि भैया ये जो अमेंडमेंट हुई है क्यों हुई है और रेट्रोस्पेक्टिव क्यों है। काइंडली अप्रिशिएट व्हाट द सेड बिफोर आई रीड एक्सप्लेनेशन, काइंडली रीड दिस। द प्रेजेंट एक्सप्रेशन 2 वाज इंसर्टेड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1984 and consequently the previous expression 2 and 3 are pre-numbered as expression 3 and 4 with effect from 8/1988 from the date of introduction. So what I want to say, sir, though this expression 2 was brought in 1989, but it has been from retrospective effect. अब देखिए वो सेक्शन क्या बोलता है, एक्सप्रेशन 2 क्या बोलता है, और काइंडली अप्रिशिएट इस वर्ड को प्लीज ध्यान रखिएगा। वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन 2 क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए। काइंडली अप्रिशिएट, सिर्फ क्लॉज ए की बात हो रही है, और जब हम 43B की बात करते हैं एच तक बात पहुंच चुकी है, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एज इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स, एनी सम पेबल मीन्स अ सम फॉर विच द एसएससी इंकर्ड लायबिलिटी इन द प्रीवियस ईयर, इवन दो। काइंडली अप्रिशिएट वो क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एज इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स, एनी सम पेबल मीन्स अ सम फॉर विच द एसएससी इंकर्ड लायबिलिटी इन द प्रीवियस ईयर, मतलब आपने लायबिलिटी इंकर की हो, even though such sum might not have been payable within that year under the relevant law। आपने इंकर्ड तो की हो, पर उसके केस के अंदर अगर पेबल नहीं भी है उस रेलिवेंट लॉ के अंदर, तो भी पेबल विल इंक्लूड इंकर्ड ऑल्सो। तो व्हाट आई वांट टू से, सर जहां पे एक्सप्रेशन 2 डाला गया जस्ट टू ओवरकम दीज जजमेंट्स, कि भैया हमारा टारगेट क्या है, कि भैया जहां पे इंकर्ड हो गया है पर पेबल अगर 1 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को है, तो उसके बावजूद भी सर इसमें कवरेज आएगी। तो काइंडली अप्रिशिएट, सर ये एक्सप्रेशन 2 है, ये डाइल्यूट हो गई जब सर प्रोविजन 1 लेके आए। और प्रोविजन 1 में क्या लिखा, कि भैया प्रोविजन 1 में ये लिखा कि भैया जब आपका अमाउंट 139/1 की डेट, मतलब व्हाट आई वांट टू से, अगर 31 मार्च का जो सेटेक्स है, अगर आपने 139/1 की डेट तक जमा करा दिया, तो ऐसे केस के अंदर सर आप पे 43 भी नहीं लग पाएगा। तो काइंडली अप्रिशिएट, सर हर व्यक्ति एक्सप्रेशन 2 को भूल गया। व्हाई इट इज सो, बिकॉज पहले 1 अप्रैल का झगड़ा था, अब तो ये 31 जुलाई या फिर 31 अगस्त या फिर 30 सितंबर या फिर 31 अक्टूबर, जो 139 की डेट है वहां तक कन्फाइंड हो गया। तो 43 बीएच में प्रॉब्लम कहां पे आई, समझिए सर। सर 43 बीएच जब लेके आए, प्रोविजन 1 में लिख दिया इन्होंने, एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच। तो व्हाट आई वांट टू से, सर प्रोविजन 1 जो है वो सर 43 बीएच पे नहीं लग पाएगा। तो ऐसे केस में कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस, कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस, कि सर मान लीजिए कोई मैंने माल परचेज किया आपसे 20 मार्च को, या फिर मैंने कोई सर्विस ली आपसे 25 फरवरी को। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने माल परचेज किया 20 मार्च को, या फिर मैंने आपसे सर्विस कोई आपसे ली 25 फरवरी को। अब ऐसे केस में जहां पे मेरे 15 दिन और 45 दिन, मैं फिर से बोलता हूं, जहां पे मेरे 15 दिन 20 मार्च से 15 दिन 5 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल, और मैं अगर 25 से मानूं 45 दिन, तो अगेन 31 मार्च क्रॉस कर जाएगा। तो कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस, कि जहां पे मेरा 15 दिन या 45 दिन एज द केस में भी वो 31 मार्च के बाद पड़ रहे हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, सर जहां पे 15 दिन या 45 दिन मेरे 31 मार्च के बाद पड़ रहे हैं, वहां पे क्या मैं आर्ग्यू कर सकता हूं कि सर ये जो 43 बीएच वाला जो अमाउंट है ना, ये इनकर्ड है 31 मार्च को, पर पेबल नहीं है, बिकॉज पेबल तो ये 31 मार्च के बाद है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, काइंडली अप्रिशिएट, सर ये एक्सप्रेशन 2 था वो सिर्फ क्लॉज ए के लिए है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, सर थंब रूल, सर लिटरेचर इंटरप्रिटेशन, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। अगर आपने एक्सप्रेशन 2 क्लॉज ए के लिए डाला है, आप एच के लिए नहीं पढ़ सकते। मैं फिर आपको बता रहा हूं सर, ये तभी एप्लीकेबल होगा जहां पे आपके 15 दिन या 45 दिन 31 मार्च के बाद खत्म हो रहे होंगे। पर जहां पे आपके जो अगर आपके 15 दिन या 45 दिन 31 मार्च से पहले खत्म हो रहे हैं, वहां पे आप इस क्लॉज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो व्हाट आई वांट टू से, सर काइंडली रीड एक्सप्रेशन 2 और उसके हिसाब से पढ़ के देखिएगा। सर मेरा पर्सनल मानना है, सर ऐसे केस के अंदर 43B अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, वो बात अलग है। सर कल को सर पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर दे, क्लॉज ए के साथ क्लॉज एच भी डाल दे या सारे क्लॉज डाल दे, वो बात अलग है। पर मेरा पर्सनल मानना है, अगर ये लॉ ऐसे ही रहा
तो ऐसे केस के अंदर जहां पे 15 दिन या 45 दिन मेरे 31 मार्च के बाद खत्म हो रहे होंगे, वहां पे वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि भैया वो अमाउंट इनकर्ड है, पेबल नहीं है 31 मार्च को, इस वजह से, और क्योंकि एक्सप्रेशन 2 सिर्फ क्लॉज ए पे लगता है, तो एच पे लगता, तो ऐसे केस में 43 भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगेन सर, दिस व्यू हैज टू बी टेकन बाय द ऑडिटी। सर 3CD डिपार्ट, और सर उसका डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। जब 3CD उसका डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो काइंडली अप्रिशिएट वो वहां पे जीरो लिखेगा इस तरह के आर्गुमेंट लेते हुए, और आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिख के देगा। और आपका क्या काम है, 3C के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में आपको उस रेलिवेंट क्लॉज के सामने सर ये व्यू डालना है, और साथ के साथ एक्चुअली में आपके हिसाब से डिसअलाउंस कितना बनता है, तो वो दोनों रिपोर्टिंग करनी है आपको। द व्यू ऑफ एसएससी, व्हाई ही डज नॉट रिपोर्टेड इन 3CD, पर आपके हिसाब से सर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि किस किस डेट में, जहां पे इन्होंने सर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करी है, तो दोनों रिपोर्ट, अब दोनों इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब जाके सर आपका ऑडिटर का वर्क पूरा कंप्लीट होगा। विद दिस सर, थैंक्स अ लॉट। आई बिलीव मुझे सॉल्यूशन 2 आपको लगा होगा कि ऐसी नई चीज हमने सुनी नहीं थी। सर मैं इस तरह की चीजें जानने के लिए अगेन सर प्लीज यूट्यूब को देखते रहें, और मैं फ्यूचर इंटरव्यू जो भी कर रहा हूं उससे मेरी हेल्प करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।